ओके, हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे वर्क पावर एनर्जी वर्कशीट 3 पार्ट 3। इसके पहले हमने वर्क पावर एनर्जी वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 के पार्ट 1, पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अभी आज हम बस वर्कशीट 3 के बारे में बात करेंगे। तो वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम अभी स्टार्ट करते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका था, 17 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 18 हम आज देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, वर्क डन इन मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज्ड लूप इज, वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड लूप। जब भी क्लोज्ड लूप की बात हो तो हमको एक ही चीज याद आती है, क्या होता है? वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड लूप बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस is 0 and work done by non-conservative forces may or may not be 0, ठीक है। वो 0 हर बार नहीं होता। कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा अगर लूप में काम कर रहा है कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो वर्क डन 0 होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। इसके अंदर वर्क डन कंजर्व रहता है कि नहीं? तो वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड लूप बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो हमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है ऑलवेज 0 फॉर एनी फोर्स। नहीं, वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड लूप इज नॉट ऑलवेज 0 बाय एनी फोर्स, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं ऑलवेज 0 फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो ऑलवेज 0 बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, हाँ ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 ओनली 1 इज करेक्ट, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 एंड 2, ये भी रॉन्ग है। तो सही ऑप्शन होगा वर्क डन ओवर क्लोज्ड लूप बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ऑलवेज 0। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं इसी के साथ साथ। रफ करने से पहले क्वेश्चन नंबर 19 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज गिवन एज a body of mass 5 kg is projected with an initial velocity of 10 meter per second. A body of mass 5 kg, मास दिया हुआ है बॉडी का 5 kg, इट इज प्रोजेक्टेड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। दिस बॉडी इज हैज इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड along a rough horizontal surface। रफ है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। The work done on the body by the frictional forces before it comes to rest, फाइनल वेलोसिटी 0 दिया है। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालो बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। अब देखो, जो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो वेलोसिटी को चेंज करने में लग गया है, u और v, है ना। वेलोसिटी में चेंज हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, फाइनल वेलोसिटी कुछ था। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन फॉर रिड्यूसिंग इट्स वेलोसिटी। तो रिडक्शन इन वेलोसिटी में एनर्जी हम आराम से निकाल सकते हैं। वर्क डन इन रिड्यूसिंग द वेलोसिटी इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं एनर्जी का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का। k इज इक्वल टू हाफ इंटू m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हाफ इंटू 5 माइनस 100, 50, 5 5 का 25 माइनस 250 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी के द्वारा किया गया वर्क है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क डन किया होगा? फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होगा इसका उल्टा, 250 जूल। एक्चुअली फ्रिक्शन हमेशा वर्क डन नेगेटिव ही करता है, ठीक है, इसके इक्वल ही होगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन है, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि वो हमेशा वेलोसिटी को अपोज करता है। फ्रिक्शन की वजह से ऐसा कभी देखा है कि वेलोसिटी बढ़ गई है? नहीं, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रिड्यूस करेगा, ठीक है, याद रखो। तो माइनस ही आएगा बट मैग्नीट्यूड में हम प्लस लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये आया माइनस 250, तो ये भी होगा माइनस 250 जूल। ऑप्शन देखो,
फर्स्ट ऑप्शन है 250 जूल, सेकंड ऑप्शन है 2.5 जूल, थर्ड ऑप्शन है 10 जूल, फोर्थ ऑप्शन है 25 जूल। तो फर्स्ट ऑप्शन 250 जूल एकदम सही है। अरे मैंने सब कुछ रफ कर दिया क्या? ठीक है, जाने दो। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ 60 kg बॉय लाइंग ऑन अ सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। ठीक है, 60 kg का एक बच्चा है, ठीक है, वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा है, क्या पता कैसे, ठीक है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ा है नेग्लिजिबल फ्रिक्शन के साथ। थ्रोज हॉरिजॉन्टली अ स्टोन ऑफ मास 1 kg। ठीक है, वो एक स्टोन खींचता है, इसको M1 दे देता हूं। वो एक स्टोन को फेंकता है जो कि 1 kg का है, सब बड़ा पत्थर लेता है और उसको फेंकता है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है वो, याद रखना, ठीक है, विथ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड था वो स्टोन का, वो 12 मीटर पर सेकेंड था जब उसने फेंका। एज अ रिजल्ट विथ व्हाट काइनेटिक एनर्जी ही मूव्स बैक। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमको निकालना है तो बच्चा कितने वेलोसिटी से पीछे गया वो निकालना पड़ेगा। मतलब हमको V1 पूछा गया है, सबसे पहले हम V1 निकालेंगे। तो ये भी mv, ये भी mv देख के क्या लगता है, मोमेंटम का यूज होगा यहाँ पे, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम यूज करेंगे यहाँ पे। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इन अ क्लोज सिस्टम, ठीक है, इन द क्लोज सिस्टम टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। m1v1 इज इक्वल टू m2v2, या फिर बोल सकते हैं, ठीक है, u अगर जीरो हो तो u अगर जीरो ही था तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, है कि नहीं। इसका मोमेंटम इज इक्वल टू इसका मोमेंटम, क्योंकि दोनों के दोनों रेस्ट पे थे स्टार्टिंग में, ठीक है। चलो, तो m1 हो गया 60, v1 पता नहीं, m2 है 1 kg, v2 है 12 मीटर पर सेकेंड। तो v1 मुझको कितना मिल जाएगा, 12/60, 1/5, 12 5 60, 1/5 मीटर पर सेकेंड, ये मुझको मिल गया v1। अब ये क्या है, ये तो आराम से मिल जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर लिख दूं क्या, u तो जीरो है ना, तो छोड़ दो उसको, ठीक है, नेगेटिव में आएगा ये, नहीं पॉजिटिव में ही आएगा। हाफ m1 है 60, v1 है 1/5, 1/5 का स्क्वायर, सही लिख रहा हूं ना मैं। ये हो जाएगा 30 इंटू 1/25, मतलब 6/5, ये आएगा 1.2 मीटर, सॉरी जूल। मिल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय। इतने काइनेटिक एनर्जी से बॉय पीछे जाएगा। यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मत यूज करना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कोई भी चीज को फेंका जा रहा है, मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम मोमेंटम को कंसिडर करेंगे यहाँ पे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये फॉर्मूला वैसे भी दिख ही रहा है, m1v1 m2v2, सिंपल है, वो फॉर्मूला यूज कर दो, ठीक है। रफ कर देता हूं ये, अगला क्वेश्चन है, टू स्टोन्स ऑफ मासेस m and 2m, ठीक है, दो पत्थर है, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है। ऐसे दो मासेस है, दो अलग अलग मास के पत्थर है, आर प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड सो दैट टू रीच द सेम हाइट। इसको m1 सेम हाइट, तो इसकी हाइट भी h है, इसकी हाइट भी h है, ऊपर फेंका है, ठीक है, जोर से ऊपर फेंका है m को h हाइट तक पहुंचने के लिए। डबल मास का पत्थर ले लिया, उसको भी उतने उसको भी
उतनी ही वेलोसिटी से फेंकेंगे तब वो सेम हाइट पे जाके रुकेगा। v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, पता है ना, सिर्फ क्या वेलोसिटी सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगी, कितने ऊपर गया नीचे सेम वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। एक तो सिंपल सा बोलता हूं मैं आपको, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी होती है। तो 11.2 मीटर पर सेकेंड से चाहे मैं इस पेन को फेंकूं वो अर्थ को क्रॉस कर जाएगा, चाहे मैं खुद उड़ जाऊं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैं अर्थ को क्रॉस कर लूंगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर लूंगा, चाहे मैं पूरे नासिक को, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की ही स्पीड से फेंकना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से एस्केप करने के लिए। तो भाई मेरा बस बोलना इतना है कि वेलोसिटी सेम लगेगी अगर हाइट सेम है तो, ठीक है। तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, मैं लिख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, फाइनल भी सेम ही रहेगी 0, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो हमको, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ देयर प्रोजेक्शन इज। अब देखो भाई वेलोसिटी तो सेम है, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी और यहां पे काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो निकालेंगे, इसको बोलेंगे K1 इज इक्वल टू हाफ mu1 स्क्वायर, बट U1 इज इक्वल टू U है तो U रहने देंगे, ठीक है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी इसको K2 बोलेंगे, इसको K1 बोला इसको K2 बोल दिया, हाफ m की जगह पे 2m, v मतलब u ही है u स्क्वायर, चलेगा। सॉल्व करो भाई, K2 इज इक्वल टू हाफ से 2 गया mu स्क्वायर, है कि नहीं। अब mu स्क्वायर यहां पे अगर पुट कर दिया, mu स्क्वायर को, ये वैल्यू को मैं अगर यहां पे पुट कर दूं तो क्या होगा, K1 इज इक्वल टू हाफ K2, मतलब K1 इज टू K2 इज इक्वल टू 1 इज टू 2। देखो सेकंड ऑप्शन है 1 इज टू 2, आ गया क्या ये अगर नहीं आ रहा है तो मैं और सॉल्व करके देता हूं। इसके बाद K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो K1 का 1 K2 का 2, K1 का 1 K2 का 2, समझे ये कैसे आया। सो द काइनेटिक एनर्जी का रेशियो विल बी इन 1:2 रेशियो, गॉट इट। अगला क्वेश्चन ले लूं, रफ कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी न्यूमेरिकली हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगले क्वेश्चन में हमको दिया है मोमेंटम इज इक्वल टू न्यूमेरिकली हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम इज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम इज हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन है हमारा। If all units are expressed in SI, the velocity of the particle must be, यहां पे all units in SI, find velocity of the particle। इतना इजी सवाल, P is equal to mass into velocity, kinetic energy is equal to half mv स्क्वायर, है ना। ये जो मोमेंटम है वो भी एक ही ऑब्जेक्ट का है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी एक ही ऑब्जेक्ट का है, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी एक ही होगी, ठीक है। इसलिए यहां भी v लिया, यहां भी v लिया, यहां भी m लिया, यहां भी m लिया, ठीक है। सो mv इज इक्वल टू 1/4 इंटू m इंटू v इंटू v से v गया, m से m गया, यहां पे बचा 1, 0 नहीं बचेगा, 4 इधर आएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। मिल गई वेलोसिटी। ये तभी हो सकता है जब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। इजी था बहुत सवाल। चलो नेक्स्ट जाते हैं, रफ कर दो।
अगला सवाल, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, 13 है। आपको है ना इंक्रीज डिक्रीज ऑफ परसेंटेज ये पता होना चाहिए, ये मैं सिखा देता हूं थोड़ी ही देर में। देख लो सिर्फ मेरे पास, ध्यान से देखो, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक दे रहा हूं। मुझको बताओ, सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूं पहले, मुझको बताओ व्हाट इज 20% ऑफ 300? आता है? 20% ऑफ 300 बोला तो 20/100, ऑफ बोला तो मल्टीप्लाई, 300 बोला तो 300। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, बचेगा 60। यहां तक सबको आता है। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन 2 टाइप के लूंगा। देखो क्वेश्चन है इंक्रीज ऑफ 20% ऑफ 300। भाई क्वेश्चन में मैंने इंक्रीज इन निकाल लिया, ठीक है, इंक्रीज इन 20% ऑफ 300, 20% का इंक्रीज हुआ 300 में, तो ये कैसे निकालेंगे? तो इंक्रीज बोला कि नहीं, तो 1 प्लस कर देना है, ठीक है। इंक्रीज मतलब 1 प्लस, इंक्रीज मतलब 1 प्लस 20%, 20/100 ऑफ 300 कितना आएगा? 1.2 ऑफ 300, 360 आएगा। मतलब 300 रुपए में 60 रुपए बढ़ा दिए, 20% 60 रुपए, 20% 60 रुपए, तो 20% बढ़त मतलब 360 रुपए, 300 प्लस 60। सेम टू सेम डिक्रीज अगर बोला, डिक्रीज इन 20% ऑफ 300 बोला, तो क्या कर लोगे? 1 माइनस, इंक्रीज बोला तो प्लस किया, डिक्रीज बोला तो माइनस करेंगे। 20/100 ऑफ 300, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1 माइनस 0.2, 0.8 इंटू 300, 240। 300 में से 60 गए, 20% 60 है, 300 में से 60 गए। बस वही मैंने थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, एकदम ठीक है। तो इसी का यूज हम इस प्रॉब्लम में करेंगे। तैयार हो सब? चलो करते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ध्यान देना, ठीक है। शब्दों के साथ खेल दिए हैं वो, तो शब्दों के साथ खेलने वाले बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं, ठीक है। बोलते हैं ग्रोथ रिव्यू करेंगे। ग्रोथ रिव्यू का मतलब सैलरी बढ़ाना नहीं होता क्या? मुझको तो पहली बार पता चल रहा है। पता है स्कूल में जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि नहीं, वो टीचर्स को कैसे गोल गोल घुमाते हैं। टीचर्स को बोलते हैं अभी मैं इतनी सैलरी दे दूंगी, बाकी सैलरी में 2 महीने के बाद रिव्यू कर दूंगी, बाकी 2 महीने के बाद रिव्यू करूंगी, बस इतना ही बोलती है, सैलरी का नाम नहीं लेती। बाकी 2 महीने बाद अपन रिव्यू करेंगे, इतना ही बोल के टीचर खुश कि ठीक है अभी जो सैलरी है उसमें काम करते हैं, 2 महीने के बाद तो बढ़ ही जाएगी। टीचर लग जाती है काम पे, फिर है ना, फिर टीचर 2 महीने के बाद पूछती है प्रिंसिपल को, मैम मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है, आपने तो बोला था कि 2 महीने के बाद रिव्यू करोगी। तो प्रिंसिपल बोलती है एग्जैक्टली, रिव्यू करूंगी का मतलब सैलरी बढ़ाना नहीं होता। तो ठीक है, इसको चालाकी नहीं बोलते, ठीक है, इसको फंसाना बोलते हैं, ठीक है। जो जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। आपने पैसों के बारे में लूटा है, आपको किसी और बारे में लूटा जाएगा, भले इमोशनली हो बट लूटोगे जरूर, ठीक है। जिसके पास पैसा होता है वो अमीर नहीं होता, जिसके पास फैमिली नहीं होती बट पैसा होता है वो भी गरीब है, जिसके पास पैसा होता है बट चेन नहीं होता वो भी गरीब है। ये याद रखो, वैल्यूज हैव वैल्यू, फैमिली हैज वैल्यू,
ठीक है, जिसके पास फैमिली है वो अमीर है, ठीक है, इट इज नॉट गरीब। तो भाई पैसा होकर भी जिसके पास फैमिली नहीं है ना, उन लोगों पे तरस आ जाता है। क्या हमसे भी ज्यादा गरीब होते हैं ना, अब क्या ही करेंगे। आगे चलते हैं। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, the percentage increase in its kinetic energy is, the percentage increase in its kinetic energy is, ठीक है, ये था क्वेश्चन। द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अब मुझको बताओ इंक्रीज बाय 50% मतलब 1 प्लस 50% मतलब 50/100। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी 1 इंक्रीज ना, तो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 50/100 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 1.5 K1। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उससे फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1.5 गुना कम है, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 1.5 गुना ज्यादा है। ये मतलब समझ में आया क्या? यस और नो बोल दो बस, यस और नो। यस सर। समझ में आया? ठीक है, आगे जाते हैं। 50% तक हो गया। द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब बस परसेंटेज इंक्रीज निकाल दो, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया उसकी काइनेटिक एनर्जी में। अरे सॉरी, मोमेंटम है। कहां यस सर बोल रहे हो? मोमेंटम है ना बच्चा, P2 आएगा। मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी तो हो गया, अब क्या पूछ रहा है? ठीक है, ये P2 है, P2। यस सर, ओके। मैंने ही बोला था यस सर नो सर में जवाब दो। ठीक है, चलो। अब P2 मतलब M2V2 आएगा। एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी है, इसका मतलब M2V2। मास तो सेम ही रहेगा, एक ही बॉडी है तो वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू 1.5 वेलोसिटी 1 आ जाएगा, क्योंकि मास तो सेम रहेगा ना, क्योंकि एक ही बॉडी है। ऑफ द बॉडी बोला है तो M1 इज इक्वल टू M2 आएगा। बदलेगा क्या? मोमेंटम बदलने के लिए क्या चाहिए? मास और वेलोसिटी। मास तो सेम है तो क्या बदला? वेलोसिटी बदली, तो वेलोसिटी भी 1.5 गुना ज्यादा होगी, तो ये मिल गया वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी 2, अगर हम काइनेट, अब ठीक है, ये मिल गया हमको वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू 1.5 V1। काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 का फॉर्मूला अगर हम निकाले, काइनेटिक एनर्जी 1 अगर हम निकाले तो हाफ m तो उतना ही रहेगा V1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 2 निकाले तो हाफ m 1.5 हाफ m V2 स्क्वायर। हाफ m V2 का वैल्यू क्या है? 1.5 V1, 1.5 V1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। हाफ 1.5 का स्क्वायर 15 15 का 225, 2.25। अब K1 अपॉन K2 कर देते हैं, जगह कम पड़ गई है। K1 अपॉन K2 करने के बाद क्या आएगा? हाफ से हाफ गया, m से m गया, V1 से V1 गया, 1 अपॉन 2.25। क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ, नहीं, द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज इंक्रीज पूछा हुआ है, तो K2 अपॉन K1। ठीक है, तो K2 कितना इंक्रीज हुआ? 2.25। ये इंक्रीज नहीं है, ये टोटल K2 की वैल्यू आ गई। अगर K1 1 है तो K2 2.25 है। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? 1 में से हुआ ना, 1 के बाद हुआ, तो एक्चुअली इंक्रीज इन K2, इंक्रीज इन K2 कितना आएगा? 2.25 माइनस 1,
2.25 माइनस 1 माइनस K1 आएगा, है ना, इंक्रीज 1.25 आया। 1.25 का ही मतलब होता है 125%। देखो ऑप्शन है क्या, शायद मिल जाए। हाँ, थर्ड ऑप्शन 125%। ठीक है, इसमें कहीं डाउट है? इंक्रीज पूछा है, कितना बढ़ा। देखो मेरे पास पहले सिर्फ 50 रुपए थे, अब मेरे पास 75 रुपए है, तो इंक्रीज इन मनी इज 25 रुपए ना। तो वैसे ही पहले मेरी काइनेटिक एनर्जी 1 हुआ करती थी, अभी मेरी काइनेटिक एनर्जी 2.25 है, तो इंक्रीज कितना हुआ? 1.25। 1.25 कितने में से इंक्रीज हुआ? 1 में से, तो 1.25 अपॉन 1 इंटू 100, 125। इस कैलकुलेशन है, इतना देख लेना, ठीक है, परसेंटेज का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, मुझे पसीना आ गया। मुझको लगा थोड़े ही क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़े बड़े दिख रहे हैं, है ना? बड़े नहीं, ये छोटे ही क्वेश्चन है। जल्दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखो अभी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूअसली इंक्रीज विद टाइम। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। अब काइनेटिक एनर्जी कब कब इंक्रीज होती है? बट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। मास बढ़ गया तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना? वेलोसिटी बढ़ गई तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मास इंटू वेलोसिटी बढ़ गया मतलब मोमेंटम बढ़ गया तो भी वेलोसिटी बढ़ेगी। चलो अब ऑप्शन रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस विद टाइम, देन ऑप्शन नंबर 1, द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑल एट ऑल इंस्टेंट्स। मतलब रिजल्टेंट जो है फोर्सेस का, सपोज ये फोर्स है तो वो हमेशा वेलोसिटी को पार्टिकल चाहिए, पैरेलल चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो हाँ, ऑलवेज इंक्रीजिंग। पैरेलल का मतलब ये होता है ना, फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी, बट पैरेलल का मतलब ये भी तो होता है ऐसा फोर्स हो, ऐसी वेलोसिटी हो, तब क्या करोगे? ये तो रॉन्ग हो गया, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सिर्फ पैरेलल होने से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी एक ही चाहिए, है ना? ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो? The resultant force of the particle must be at an angle less than 90 degree to all the instants. अब फोर्स लेस देन 90 पे चाहिए, फोर्स लेस देन 90 पे चाहिए। वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब उतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, वर्क डन ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब F डॉट S cos थीटा है। सर कहां लेके जा रहे हैं? ठीक है, cos थीटा को मैक्सिमाइज करना है हमको। वर्क डन मतलब ही काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को अगर बढ़ाना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में का एंगल कितना चाहिए? तो मैक्सिमम कब आता है? जब थीटा 0 से लेकर 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। तो यहां पे हमको क्या दिया है? लेस देन 90 एट ऑल टाइम्स। सही है, लेस देन 90 मतलब वही है, लेस देन 90 या फिर cos 0 क्या होगा? 1 होगा, इक्वल टू। लेस देन 90 होगा तो cos थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, फोर्स हमेशा पॉजिटिव लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज्यादा होगा। तो यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। पूछा क्या गया था हमको? काइनेटिक एनर्जी हमेशा कब इंक्रीज होगी? तो इन्होंने हमको बोला कि हाँ, जब फोर्स और वेलोसिटी के बीच में का जो एंगल होता है वो इतना होगा, हमेशा 90 से छोटा होगा, तब ये पॉसिबल है। तो हमने कहा हाँ सही है, देखते हैं प्रूव करके। तो काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर वर्क डन है तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होना चाहिए। देखो मुझको काइनेटिक एनर्जी और थीटा
का फॉर्मूला मिल गया है ना। तो cos थीटा कब पॉजिटिव होगा, जब 0 से 90 के बीच में होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट भी सही है। तो 0 से 90 क्लॉकवाइज बोल लो, मतलब यहां से 90 पकड़ लो या फिर यहां से 90 पकड़ लो, दोनों में cos थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब यहां से लेस देन 90 या फिर यहां से लेस देन 90, दोनों भी सही है। ठीक है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्वेश्चन अब ऑप्शन नंबर 3 पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, इट्स हाइट अबव द ग्राउंड लेवल मस्ट बी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। हाइट का लेना देना ही नहीं है। हाइट अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी क्या ही करेंगे, है ना। वो हमको ग्रेविटी का कुछ लेना देना नहीं है, ग्रेविटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम हाइट के बारे में भी कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हाइट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। हाँ, लीनियर मोमेंटम इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। जब mv इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जरूर बढ़ेगी। तो ये दो केसेस है, एक दूसरा फोर्स और वेलोसिटी के बीच में का एंगल 90 से छोटा चाहिए, तीसरा मास बढ़ेगा तब, चौथा वेलोसिटी बढ़ेगी तब काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, डेंजर सवाल है। लास्ट के मुझको लगा सवाल छोटे हैं, छोटे नहीं है, वो छोटे समझने की गलती कर लिया। ठीक है, एक बार में नहीं समझ रहे हैं ना, बाद में वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देखिएगा, टिक कर लो कि मुझको ये नहीं समझा, मतलब बाद में वीडियो में क्या देखना है वो आपको समझ में आएगा, नहीं तो पूरी वीडियो में ढूंढना पड़ेगा, है ना। फिर आप जान दे बोलोगे, छोड़ो नहीं समझा बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी नोट करके रखो कि मुझको ये नहीं समझा है, ये नहीं समझा है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं भी थक चुका हूं। इफ अ वाटरफॉल इजेक्ट्स वाटर एट द रेट ऑफ 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, रेट ऑफ वाटरफॉल, एक वाटरफॉल है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड से पानी ऊपर से गिर रहा है। ठीक है, ठीक है, मुझको रेट का मतलब पता नहीं भाई, किसका रेट है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा पता है कि जब कुछ समझ में ना आए ना, तो यूनिट देखो, यूनिट को ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी क्वांटिटी है। मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, सेकेंड मतलब टाइम, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दिया है हमको 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना आपको मिल गया। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन टाइम है, इसका आगे हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे क्या दे रहा है वो, हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। ओके भाई 1 किलोमीटर हाइट, 1 किलोमीटर हाइट से नीचे गिर रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर हाइट से 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से नीचे गिर रहा है पानी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी पर सेकेंड विल बी, वर्क डन पर सेकेंड मतलब पावर बोला है निकालने के लिए, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, पावर बोला है, पहले वर्क डन निकालने। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, अब ऊपर से नीचे गिर रहा है, हाइट चेंज हो रही है, तो mgh अपॉन s टाइम, ये s मतलब क्या है, टाइम है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम। ओके, m तो दिया ही नहीं है, वॉल्यूम दिया है। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर ये फॉर्मूला पता है आपको तो वेरी गुड, यहां पे लिख देंगे मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एच अपॉन टी। डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम है क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 मीटर क्यूब, अरे मास अपॉन वॉल्यूम 1000 kg पर मीटर क्यूब।
या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट ऐसा यूनिट में है तो 1000 kg पर मीटर क्यूब ही लेंगे। वॉल्यूम पता है क्या? अरे पता है ना सर, V/T पता है, तो V/T पता है 10, G पता है क्या? हाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, H पता है क्या? हाँ 1 किलोमीटर। खत्म, बस पुट कर देना है। डेंसिटी कितना बोला मैं? 1000। वॉल्यूम अपॉन T कितना बोला मैं? 10। ये V/T है, ठीक है। G कितना बोला? 9.8। H कितना बोला? 1 किलोमीटर है। मीटर में करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। कितना? 1000। 10 सही है ना? 10 कहाँ गया? ओके सही है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 9.8 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल, या फिर 98 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, या फिर 9.8 इंटू 10 टू द पावर 14 अर्ग, या फिर 98 इंटू 10 टू द पावर 13 अर्ग। तो ये है हमारा आंसर। हम क्या पूछा था? वर्क डन ही पूछा था ना? हाँ वर्क डन ही पूछा था। तो देखो ऑप्शन मैच करो, 98 इंटू 10⁶ जूल, वाह पहला ही ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 98 इंटू 10 टू द पावर 13 अर्ग, 98 इंटू 10 टू द पावर 13 अर्ग। अरे ये भी सही है। 98 इंटू 10 टू द पावर 15 अर्ग गलत है, ऑप्शन नंबर 3 गलत। 98 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल गलत। तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट आंसर्स। सही है ना? सही है, ठीक है। ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट है, सेकेंड एंड फोर्थ गलत है, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ गलत है। 1 एंड 2 सही है, थर्ड एंड फोर्थ गलत है। 1 एंड 2 सही है, थर्ड एंड फोर्थ गलत है, ठीक है। अब हमने वर्कशीट 3 अच्छे से सॉल्व कर ली है। 3 वर्कशीट हमारे फिजिक्स के खत्म हो चुके हैं। कितने वर्कशीट बाकी है? 1 2 बस 2 वर्कशीट और फिर एडिशनल टास्क। एडिशनल टास्क पे ले लूं क्या एग्जाम? ठीक है, देखेंगे, सोचेंगे। पहले 2 वर्कशीट तो खत्म कर लेते हैं। 2 वर्कशीट खत्म करने के लिए हमको और आगे कम से कम 5 या 6 वीडियोस लग सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमारी छुट्टियां जब तक खत्म हो जाएगी। एक छुट्टियों में हमने वर्क, पावर एंड एनर्जी खत्म कर लिया, ठीक है। बाद में हम सीबीएसई का सिलेबस फिर से कंटिन्यू कर देंगे एस चांद और आर डी शर्मा में से, ठीक है। वो वहां से खत्म करेंगे, ये यहां से खत्म, मतलब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर क्लास 10th, ठीक है। और जेडब्ल्यू भी हमारा उसी के साथ साथ कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। पढ़ाई करते रहो।